अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहू। मेरा नाम अलका है। एक दिन पापा जब घर आए तो बहुत खुश थे। मेरी मम्मी से बोले, मीना मुबारक हो, हमारे बेटे अनिल का मेडिकल में पढ़ने का सपना पूरा हो गया। हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। पापा क्या बात सुनते ही मैं इनसे भागती हुई आई और खुशी से बोली, पापा आप तो मेरा एडमिशन भी यूनिवर्सिटी में करा देंगे ना। पापा थोड़ी देर तक मुझे गौर से देखा, फिर बोले, अरे गोली मारो इस पढ़ाई को, बेकार में खुद को क्यों पसंद करोगी। अनिल तो लड़का है, इधर धक्के खाकर पढ़ता रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करने वाला हूँ, जाओ राज करोगी। राज यहाँ तो तुम्हारी मम्मी तुमसे बर्तन धुलाती है, वहाँ तो तुम खुद उठकर पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। पापा की बात सुनकर मम्मी बीच में ही बोल पड़े, बच्चे को क्यों गलत फहमी में डाल रहे हैं क्या। मैंने तो सुना है कि ससुराल में तो सभी लड़कियों को काम करना पड़ता है, फिर चाहे वो कितना ही बड़े बाप की क्यों न हो और चाहे उनका ससुराल कितना ही अमीर क्यों न हो। और आपने ऐसा कौन सा रिश्ता ढूंढ लिया इसके लिए जो इसे इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो। मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, और मीना वह तुम्हारी दोस्ती ना जो लंदन में जाकर बस गई थी, वही इंडिया आ रही है अपनी बेटी की शादी करने के लिए। उसके हस्बैंड का फ़ोन आया था मेरे पास, करे थे कि कोई अच्छा बंगला हो तो बताना, क्योंकि वह लोग यहीं पर शिफ्ट होने वाले हैं। गीत या समझो हमारी बेटी के भाग खुलने वाले हैं। पापा की बात सुनकर मम्मी और गुस्से में बोली, कैसी बात कर रहे हो अपनी बेटी के लिए ऐसे सोचते हुए। तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आई। अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हरगिज़ नहीं करूँगी। मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, तुम फिक्र मत करो, मीना हमारी बेटी इंडिया से बाहर नहीं जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। जाओ अलका मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई, लेकिन मुझे किचन तक मम्मी पापा की आवाज़ें ही आ रही थी। वह आपस में बहस कर रहे थे। मम्मी किसी भी तरह मेरी शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही थी और पापा की जिद पर अड़े हुए थे कि शादी होगी तो यहीं से होगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी बुरा इस रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर रही थी, बल्कि मैं तो खुश हो गई थी। इसी रिश्ते का सुनकर हम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन पैसा सोच समझ कर खर्च करना पड़ता था। न जाने कितने ख्वाहिशों को दिल में दबाना पड़ता था। मम्मी पापा के बहस करने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। मैं तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। अगर मेरी शादी मम्मी की सहेली की बेटी से हो गई तो बेटा से हो गया तो मैं महारानी की तरह रहूँगी। और फिर आंटी का बेटा भी तो बहुत हैंडसम है। मैं दिल ही में दिल अपने आप सपने सजाने लगी, लेकिन मैं दिल ही दिल में परेशान भी होने लगी। पता नहीं आंटी मुझे अपने बेटे रेहान के लिए पसंद करेंगे या नहीं। मैंने दिल ही दिल में उस वक्त न जाने कितनी दुआएं मांग डाले कि काश आंटी मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। चाय लेकर मैं बाहर आई। मम्मी उठकर जा चुकी थी और पापा बैठे हुए थे। मुझे समझाते हुए दिल न लगे कि मम्मी नाराज़ होकर जा चुकी थी। दोनों की आपस में खूब लड़ाई हुई थी। पापा को चाय दे और अपने कमरे में आकर सपने सजाने लगे। एक हफ्ते बाद आंटी अपने बेटे के साथ आ चुकी थी। वह हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आए थे। मैं तो खुशी से पागल हो रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि आप तो बेकार से परेशान हो रही थी, देखना शादी के बाद इन चीज़ों की मालकिन बन जाऊंगी। मम्मी ने दुखी होकर मेरी तरफ देखा और बोली, तू भी अपने बाप की तरह लालची हो। मैं तुमसे अभी कह रही हूँ किस रिश्ते के लिए मना कर दे। मम्मी
मम्मी की बात सुनकर मैं हैरत में चल पड़ी। तो अपनी बेटियों के लिए ऐसे रिश्ते ढूंढती नहीं थकती, इतनी अच्छी रिश्तों को ठुकराने के लिए कर रहे हैं। और कैसे माँ हो आप? अपनी बेटी की खुशियाँ आपसे नहीं देखी जाती। मम्मी मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि बिहार में कुछ गड़बड़ है। मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हो गई। मैंने कहा अगर रेहान में कुछ गड़बड़ होती तो पापा खुद ही मेरा रिश्ता नहीं करते। मैंने तो रेहान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुना। बचपन में देखा था मैंने उसे, स्मार्ट लड़का था। फिर 8 से 10 सालों में वह एकदम स्मार्ट हो गया होगा। मुझे तो लगता है आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर मम्मी एकदम से खामोश हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने कहे पर शर्मिंदगी हुई। मैंने फ़ोटो ने ही मम्मी से माफ़ी मांगी। मम्मी ने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर कभी रेहान के रिश्ते पर चर्चा नहीं की। आंटी तो खुशी खुशी से रिश्ते के लिए राज़ी थी। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां होने लगी और फिर शादी का दिन आ गया। मेरी शादी वाले दिन मम्मी बहुत उदास थी। मुझे लगा शायद मेरे जाने की वजह से इतना उदास हो रही हैं। दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मेरी सारी रिश्तेदार आपस में खुसर फुसर कर रहे थे और मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। फिर मैंने खुद को यह सोच कर रिलैक्स कर दिया कि सब लोग मुझसे जलन कर रहे हैं क्योंकि मैं इतने अमीर ख़ानदान में बहू बनकर जा रही हूँ। फिर विदाई मैं गुमसुम होकर अपने ससुराल आ गई। रस्मों के साथ मेरी सास ने मुझे रेहान के कमरे में बिठा दिया। इतना सुंदर कमरा देखकर मैं तो खुशी से पागल हो गई। मैं आराम से बेड पर बैठी रेहान का इंतज़ार करने लगी। तभी हल्की सी दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। रेहान को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आकर बैठा। उसने मेरे घूंघट उठाया तो मैं नज़र उठाकर रेहान को देखा। मैं नज़रें झुका ना भूल गई क्योंकि किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। धीरे धीरे वह मुझसे बातें करने लगा। उसके बात करने के अंदाज बहुत ही अपनापन था। इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था कि चाह रहा था कि सारी रात उसकी बातें ही सुनती रही। रेहान ने मुझसे पूछा, दुल्हन साहिबा, क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रेहान ने मुझे, तुम मेरा मुंह बन गया। भला क्या गिफ्ट हुआ? शादी की पहली रात में क्या कोई फूल देता है? मेरे चेहरे की एक्सप्रेशन जोर से हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, इतना परेशान मत हो, तुम्हारी शादी का गिफ्ट तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया था। उसने हर बार मुझे मेरी नाम की जगह दुल्हन साहिबा कह रहा था और मुझे उसके दुल्हन साहिबा सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी रात में रेहान की मोहब्बत में देखती रही। पूरी रात में खुशियों में झूलों में झूलती रही। लेकिन मुझे क्या पता था खुशियाँ सिर्फ आज रात के लिए, सुबह सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है जो सब कुछ उड़ाकर ख़त्म कर देगा। सुबह उठी तो मेरे चेहरे पर शर्म और हया के रंग बिखरे हुए थे। इधर उधर नज़र दौड़ा, रेहान कमरे में नहीं था। मैं उठकर और सुंदर सा लाल रंग का सूट पहन लिया। अच्छे से तैयार होकर सोफे पर बैठ गई और ध्यान का देर बाद मेरे कमरे में दरवाजे पर दस्तक हुई तो आरती अंदर दाखिल हुई। उनके साथ एक पागल सा लड़का भी मौजूद था।
आंटी बोली, अलका माफ़ करना मुझे, मगर अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। पकड़ो अपने पागल पति का हाथ, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। रात भर तो बाहर हॉल में बैठकर इंतज़ार करते करते मैं सुपर काटा हो चुकी हूँ, मगर तुम्हें इसलिए नींद से नहीं उठाई कि चलो पहली रात है, तुम थकी होगी। रात भर ना जाने कहाँ सर पर घूमता रहा। और संभालो अपने पति को, और हाँ, यह मुँह दिखाई की अंगूठी भी पकड़ो। आंटी की बातें सुनकर मेरा दिल दहल छा गया। मैं कभी अपने सास के साथ खड़े उस लड़के की तरफ देख रही थी जिसे आंटी मेरा पति कह रही थी, तो कभी अपनी सास की तरफ। मेरी सास नहीं, हीरे की अंगूठी जबरदस्ती मेरी उंगली में पहना थी और चली गई, जबकि तेवर बड़े गुलाब के फूल में देखती रह गई। मैंने अपने सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। न जाने कल रात किसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। खुद का रेहान कहता, मगर अब सामने खड़े हमको देखकर मैं तो अजीब सी हो गई। और पागल साला का मुंह में टपकती लाल और नींद से जो कल आंखें बड़ी हुई शेर और लंबे लंबे बाल, उसने खुद को बेड पर गिरा लिया और बोला, अलका तुम मेरी पत्नी हो ना। कल तो हमारी शादी हुई थी, मगर मेरा दिल कर रहा था मैं सड़कों पर भागती गाड़ियाँ देखूं, इसलिए मैं रात भर घर नहीं आया। अब नींद भी आ रही है, पर तुम फिक्र न करो, सुबह उठूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ गाड़ियाँ दिखाने ले जाऊंगा। वह बातें करता करता सो गया, जबकि मेरी नज़र अभी भी फूल पर टिकी हुई थी जो मुझे मुँह दिखाई के तोहफे और तौर पर मिला था। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, मैं जानू कतार रोने लगी। मेरे साथ कैसा खेल खेला। दिल कर रहा था कि रात मेरे साथ जो हो चुका वो सबको बताऊं, मगर मैं चुप रह गई। रोते रोते मेरी हिचकियां बंद हो गई। अब मुझे पुरानी सारी बातें याद आ रही थी कि सारे क्यों दूल्हे के साथ हर वक्त एक लड़का मौजूद रहा था, और क्यों दूल्हा सारा समय मास्क पहने रहा था। जब किसी ने कहा था कि दूल्हे ने मास्क क्यों रखा है, तो दूल्हे वाले की तरफ से कहा गया था कि दूल्हे को तेज खुशबू से एलर्जी होती है, और शादी में तो हर तरफ परफ्यूम की खुशबू फैली होती है। बस इसलिए दुल्हन ईमान पहना था। न जाने कितने घंटे में यूँ रोती रही। तब मुझे नौकरानी बुलाई और बोली कि मैं साहब आपसे आपके माता पिता मिलने आए हैं। भागकर रोते हुए अपनी मम्मी के गले लग गई। मम्मी बोली, अरे यार क्या हुआ तुझे, ऐसे होकर मेरे दिल को छलनी मत कर, आखिर बता तो सही बात क्या है। मैंने रोते हुए कहा, मम्मी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, रेहान तो पागल है। मम्मी आपके दोस्त ने आपके साथ धोखा कर दिया। मेरा बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोली, नहीं और क्या, मेरी दोस्ती नहीं, कोई धोखा नहीं किया है, बल्कि तेरे पापा की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि तेरे बाप ने अपने बेटे की मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की इच्छा पूरी करने के लिए तुझे कुर्बान कर दिया। तुम्हारे 7 सालों से न जाने कहाँ कहाँ अपने पागल बेटे के लिए रिश्ते मांग रहे थे, मगर किसी ने नहीं की। फिर तुम्हारे साथ में गाड़ दिया कि जो भी मेरे बेटे से शादी करेगा मैं उसे सोने से तोल दूंगी। इतनी सी बात तेरे पापा ने तुझे कुर्बान कर दिया। अलका मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तेरी कसूरवार हूँ जो पहले से सब कुछ पता नहीं किया। मुझे सारी बातें पहले से पता नहीं थी। इतना तो पता था कि मेरी सहेली का बेटा थोड़ा कम दिमाग का है, लेकिन मैं पूरी तरह से इसे और नहीं थी। यह सारी बात तो शादी के बाद तेरे बाप ने मुझे बताई थी, तभी उसने ज़बान खोली। और अलका, मैंने भी तुझे कितना समझाया था कि तू इस शादी के लिए मना कर दे, लेकिन तेरे बाप की तरह तेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। मैं अविश्वास से पापा की तरफ देखने लगी। पापा बोले, अलका
अपनी माँ की बातों पर मत, मैंने तेरी खुशी की खातिर रिश्ता किया था। माना कि लड़का पागल है, मगर ये तो सोच, ये सब दौलत जायदाद अब तेरी है, इसकी मालकिन है, तू ऐसे आराम करेगी। मैं बोली, पापा जब दिल में खुशी ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है पापा, याद से हमारा और आपका रिश्ता ख़त्म। मैंने अपनी आपकी बेटी हो और आप मेरे पापा हैं। मैं इतना कहकर बाहर निकल आई। पीछे से मुझे मम्मी की रोने की आवाज़ आती रही। मुझे नौकरानी बुला रही है। मैं अपनी सास के कमरे में गई तो काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझे देखते ही बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को यह नहीं बताया कि मेरी बेटी पागल है। मैंने तुम्हारे पापा को सारी बातें साफ साफ बता दी थी। मैं तो यही समझी थी कि तुमने अपनी मर्ज़ी से ही शादी की है। मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरा बेटा रूहान शुरू से पागल नहीं है। रेहान का इलाज चल रहा है, डॉक्टर कहते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा। बस तुमने हिम्मत नहीं आ रही थी। तुमने मेरे साथ मिलकर रेहान की बीमारी से लड़ना है, या पैदाशी तौर पर बीमारियां नहीं है तो 10 से 12 साल की उम्र में ऐसा हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि इसमें किसी बात का इंटरेस्ट लिया है और फिर इसकी बीमारी बढ़ती चली गई है और ये इस हाल में पहुंच गया। डॉक्टर को उम्मीद है कि और ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। फिर मैं कमरे से बाहर निकल आई। बाहर हॉल में बैठकर सोफे पर बैठ गई और इस बात का अंदाज़ा करने लगी कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है, रेहान के पागल होने के या फिर रात वाले हादसे का। दिल की टोटला तो पता चला कि मुझे रेहान के पागल होने का कोई भी गम नहीं था। अगर कल रात वाला हादसा न हुआ होता तो मुझे कोई गम न था। मैं शायद किस्मत का लिखा समझकर रेहान को पति के रूप में स्वीकार कर लेती, लेकिन अब तो सब कुछ उलट पुलट हो गया था। शादी की पहली रात का हक जो रेहान का था वह मैंने किसी गैर मर्द को दे दिया था। यह सोचते ही मेरे आँखों में फिर से आंसू बहने लगे। यह सच कहा कि मेरे अंदर की लालच आ गया था, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई बिल्कुल नहीं थी। यह किसी गैर मर्द से जानने बूझते हुए संबंध बनाते। रात वाली सारी बातें याद आती तो तड़प कर रह गई। मेरे दिल में बार बार यही ख्वाहिश सर उठा रहे थे कि काश कल रात वाला इंसान ही मेरा पति होता। मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह धोखेबाज इंसान मेरे साथ और सब कुछ कर गया। मैं उसे अपना पति मानती नहीं। मैं शादी के पहले ही दिन इतनी बड़ी परेशानी में फंस गई थी। यूँ कहे कि मेरा दिल टूट सा गया था। रेहान सोकर उठा तो उसे घर में उद्यम मचा दिया। उसे दबा दी गई हाथ तक जब जाकर कहीं थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने शादी की वीडियो और फ़ोटो देखने की फरमाइश की तो सास ने फ़ौरन सारी वीडियो और फोटेज लेकर मेरे सामने रखती। बड़े गौर से रात को लड़कों को ढूंढ रही थी। यकीनन मेरी सास कहीं कोई रिश्ता होगा, लेकिन न तो मुझे किसी फ़ोटो में वह लड़का दिखा और नहीं किसी वीडियो में। अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई। आया कहाँ से था। उधर रेहान भी रात भर उधर मचाता और तो कई बार मुझसे कैंची से मेरे बाल काटने की कोशिश भी की थी। वो खुद को अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता, कभी कभी शीशा तोड़ देता और खुद ही उसकी तेज़ धार से अपने हाथ को जख्मी कर देता और फिर खून देखकर डर जाता। ठाड़े मार मार कर रोता रोता खाना खाता, आधे कपड़े पर आधा नीचे फर्श पर गिरा हुआ तो मुंह में बहुत कम जाता। शादी की अगले महीने में ही मैं सूख करके काटा हो चुकी थी।
इंसान घर से न जाने कहाँ चला गया। मेरी सास को रो रो कर बुरा हाल था। जब वे उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। मेरा दिल भी परेशान हो रहा था। भले ही वह पागल था, मैं उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह बहुत मासूम था और इंसानियत के नाते मुझे भी बुरा लग रहा था। मैं भी उसके लिए परेशान हो रही थी और मैं कमरे में लेटी हुई थी। तभी मेरी खिड़की को बाहर से किसी ने धक्का दिया। मैं एकदम डर कर उठ बैठी, लेकिन जो इंसान खिड़की से कूद कर आया था उसे देखकर मेरे सारे ज़ख्म ताज़ा हो गए। वह वही लड़का था जो शादी की रात में मेरे कमरे में आया था। वह मेरे पास आ गया और बोला, कितना कमज़ोर हो गई हो ना। जानता हूँ कि तुम्हारे पागल पति तुम्हें बहुत तंग करता है। उसने तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दी और तुझे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं ना चाहती तो मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूँगा। तुम्हारा पागल पति तुम्हें इस चीज़ के सिवा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मैंने एकदम ज़ोरदार थप्पड़ उसके लड़के के मुंह पर मार दी और वह हक्का बक्का रह गया। मैं बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मैं घुटती रहती हूँ। तुमने धोखे से मेरे साथ सुहाग रात मनाई। शादी की पहली रात मेरे पति का हक था, लेकिन तुमने उसके हाथ पर डाका डाला। मेरी बात सुनकर लड़का बोला, अलका, तुम्हारा पति तो पागल है। मुझे लगता है तुम भी पागल हो गई हो। अरे रिहान पागल है, वो तो तुम्हें ज़िंदगी की कोई भी खुशी नहीं दे सकता। फिर उसके चक्कर में पड़कर खुद को क्यों बर्बाद कर रही हो। दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और लड़का ना जाने कितने देर तक मुझे समझाता रहा, लेकिन मैं नहीं करती। मैं खुद को गुनाह के दलदल में नहीं रखना चाहती। मैं अपने पति के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। भले ही रेहान पागल था, लेकिन कहीं न कहीं भगवान तो मौजूद है और वो हम लोगों को ज़रूर देख रहा था और मैं यह गलत काम करने के लिए खुद को तैयार न कर सके। मैं उस लड़के को कमरे से बाहर भगा दिया। जिसकी खिड़की से वो कमरे में आया था, उसी खिड़की से वो बाहर चला गया। उस लड़का के जाते ही बेड पर गिरकर रोने लगी। यह सच है, मुझे उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं यह बात उस लड़के को न बता सकती और न ही उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर सकती थी। मैं अजीब दोराहे पर खड़ी हुई थी और अपने पागल पति को छोड़ सकती थी और न ही अपने प्यार को पा सकती थी। तभी मुझे बाहर से किसी की रोने की आवाज़ आई। मैं बाहर आई तो देखा मेरा पति रेहान खून से लथपथ बैठा हुआ था। दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं जल्दी से घबरा कर आगे बढ़ी और पूछा, मम्मी जी क्या हुआ? रेहान ठीक तो है? इतना सारा खून क्यों बह रहा है? मेरी बात सुनकर मेरी सास गुस्से से बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो जाओ और अपनी नींद पूरी करो। अपनी सास की बात सुनकर मैं 2 कदम पीछे हटी और भागती हुई कमरे में आ गई। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। रात को रेहान जब कमरे में आया तो वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उस पर तरस आ गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। उसका हाथ थाम कर बोली, रेहान, मैं तुम्हारे ख्याल नहीं रखा, हालांकि मुझे रखना चाहिए था। मैं तुम्हारा ख्याल रखती, तुम्हारे दुखों को दूर रखते, तुम्हारे दिल की सुनती। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें एक पागल समझकर इग्नोर करती रही, लेकिन तो कुछ और है और मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब हम दोनों दोस्ती कर लेंगे और बहुत अच्छे से दोस्त बनकर रहेंगे। मेरी बात सुनकर हम मुस्कुरा दिए और बोला, तुम बहुत अच्छी हो अलका। रेहान की अंदाज पर मैं चौंक गई, लेकिन मैंने रेहान को रोकना मैं चाहती थी कि आज वह खुलकर मुझसे बातें करे। और तू जानती है कि
उसकी दिमाग की हालत कैसी है, लेकिन फिर भी मेरा मन आज उसे बात करने का जो चाह रहा था। रेहान मेरे पास बैठा गया और बोला, अलका तुम जानती हो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ क्या होता है? माँ बाप का झगड़ा। लंदन में पढ़ा था। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ मेरे पापा को पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी शादी हो गई थी। पापा से बात का बदला मम्मी से लेते रहे। मैं हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते। मेरी माँ लंदन में बिल्कुल अकेली थी और कोई रिश्तेदार नहीं था। मुझे बहुत डर लगता था जब मेरे पापा मेरी मम्मी को मारा करते थे। मैं हैरत से मुंह खोले रेहान की बातें सुन रही थी। एक पागल व्यक्ति इतनी समझदारी की बातें कैसे कर सकता है? उसी माँ ने मेरे पापा के साथ बेवफाई शुरू कर दी और मेरी माँ अपने दोस्त को घर बुलाने लगी थी। मेरे पापा को लगता था कि मैं पागल हूँ, इसलिए वो मेरे सामने कुछ नहीं छुपाती थी। अपनी माँ की हरकतें देखकर मैं सच में पागल होने लगा था। पापा तो बिल्कुल बदल गए थे। मम्मी पर जब बिल्कुल हाथ नहीं उठाते थे। मैं चाहता था तो भर में अपनी असलियत सबको बता सकता था, लेकिन मेरी मम्मी की हरकतों ने मुझे यह सब बताने से रोक रखा था। अब ज़िंदगी में किसी चीज़ का शौक़ नहीं था, बस ज़िंदगी को यूं ही बेवजह रहा। धीरे धीरे मम्मी के सब रिश्तेदारों से यह बात फैल गई कि मैं पागल हूँ। अपने घर का इकलौता वारिस था। पापा मुझे देखकर चिंता में घूमते रहते थे। मम्मी का भी मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी और फिर वह मेरी शादी के लिए इधर उधर हाथ पैर फैलाने लगे। वक्त गुजारने के साथ साथ मेरी माँ की इश्कबाजी भी कुछ कम हो गई थी, लेकिन मेरी दिल उनकी तरफ से अभी भी नाराज़ रहता है। रेहान ने फिर से वो मुन्ना शुरू किया। एक दिन मेरे पापा ने मम्मी के सर पे गुलदस्ता से मारा। मम्मी का सिर फट गया और खून बहने लगा। उसी दिन डर की वजह से मैं बेहोश हो गया और फिर बेहोश में आने की वजह से पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर उन्होंने कम से कम 1 हफ्ता तक माँ पर हाथ नहीं उठाया। अब जब भी पापा मेरी मम्मी को मारने लगे थे तो मैं जानबूझकर बेहोश हो जाया करता हूँ। यूँ कहते कि मैं खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया था। पापा को हर वक्त मेरी चिंता लगी रहती थी। इसी चिंता में उन्होंने मम्मी से लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं हर वक्त खुद को बीमार बनाए रखता था। अब तो धीरे धीरे मैं अपनी पहचान भी भूलता जा रहा था। अलका तुम जानती हो, इस पागलपन की वजह से मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। मुझसे मेरी दोस्त सारे बिछड़ गए। मैं भरी दुनिया में अकेला रह गया। उस दिन मैं तो बिल्कुल टूट गया था जब मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा देना शुरू कर दिया। जिस माँ के लिए मैंने अपना सब कुछ वही छूट गया। वह तो भगवान का शुक्र है कि माँ ने इंडिया कर कोई गलत काम नहीं किया। मेरी माँ को मेरी शादी का शौक़ चला गया, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। शादी से मेरा विश्वास उठ गया था, क्योंकि मेरे माँ बाप की मिसाल मेरे सामने थी। लेकिन अब जब शादी वाले दिन तुम्हें देखा तो उसी पल तुम मुझे अपनी सी लगने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम्हें देखते ही दिल में हलचल होने लगी और इसलिए मैं उस दिन शादी की पहली रात तुम्हारे कमरे में अपने असली रूप में आ गया था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी स्टोरी आपको कैसे लगी? मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको किस तरह का लगा।